मोंटेनेग्रो की ओर की मेरी ट्रेन यात्रा अभी जारी है। सीमा पर की पुलिस की गाड़ी बीच बीच में रास्तों पर दिखाई देती है। यह यहाँ के एफएपी नामक कारखाना है। उसका पूर्ण रूप फैब्रिका ऑटोमोबिलिया प्रिबॉय है। ट्रेन अभी प्रिबॉय शहर के बाहरी प्रदेश से होकर ही जा रही है। लिम नदी के किनारे पर ही प्रिबॉय शहर बसा हुआ है। प्रिबॉय शहर के दो भाग हैं। उनमें नोवी प्रिबॉय अथवा न्यू प्रिबॉय की तरफ ही गाड़ी अभी पहुंच रही है। पुराना प्रिबॉय शहर ओटोमन काल से ही एक ऐतिहासिक नगर है, तो भी यह प्रदेश 1950 के बाद विकसित हुआ एक औद्योगिक क्षेत्र है। फैब्रिका ऑटोमोबिलिया प्रिबॉय का मुख्यालय और मुख्य कारखाना इसी नगर में स्थित है। सर्बिया के ही सबसे प्रमुख ट्रक निर्माता हैं वो लोग। एफएपी कंपनी में काम करने वाले अनेकों लोग शहर के इस भाग में रहते हैं। ये सब प्रिबॉय की साधारण जनता के आवास स्थल हैं। छोटे अपार्टमेंट्स हैं सारे। अधिकांश मकान टाइल्स के छप्पर वाले हैं। एक ही समान रूप वाले मकान। जमीन पर फलों के पेड़ लगे हैं। नोबी मास्ट अथवा न्यू ब्रिज नामक जगह है यह। दाईं तरफ ऑटो रिपेयर शॉप आदि दिख रहे हैं। नीचे दिखने वाली सड़क 29 अक्टूबर रोड नाम से जानी जाती है। प्रिबॉय शहर के दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाली सड़क। लिम नदी के समानांतर में वह आगे की ओर जा रही है। अभी गाड़ी जर्मोवक नामक प्रदेश पहुंची है। यह भी प्रिबॉय शहर का ही बाहरी प्रदेश है। पहाड़ की ढलान पर स्थित एक गांव। प्रिबॉय शहर में कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की एक अच्छी प्रतिशत इस तरह के गांवों में ही निवास करते हैं। टाइल्स के छप्पर वाले 2 से 3 मंजिले मकान पहाड़ की ढलान पर फैले हुए हैं। प्रिबॉय शहर के बाहरी प्रदेश के पहाड़ की ढलानों पर फलों के बागान और अन्य खेतीगर जमीन नजर आ रही है। खुबानी, चेरी आदि यहाँ फलने वाले वृक्ष हैं। यह एफएपी का एक अन्य कारखाना है। मेरी बोगी आज दोपहर तक खाली पड़ी थी। अभी इसके अंदर अच्छी भीड़ है। पूरा शोरगुल मचा हुआ है। मेरी सीट तक नष्ट हो गई। ट्रेन अभी प्रिबॉयस का बनिया नामक जगह से होकर जा रही है। प्रिबॉय शहर के बाहरी प्रदेश के एक अन्य गांव। पहाड़ी ढलान को काटकर बनाए गए एक वायडक्ट से होकर अभी ट्रेन जा रही है। एक बड़ा वायडक्ट। यह गौर करने की बात है कि 1960 के दशक में ही पहाड़ों से होकर इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। यह प्रिबॉयस का बानिया का रेलवे स्टेशन है। यह लोकल ट्रेन के रोके जाने वाले स्टेशन है। किसी ट्रेन के इंतजार में कोई खड़ा है। इंतजार करने की जगह यह है। घास उगे हुए ये सारे प्रदेश स्टेशन के भाग हैं। इस प्रकार की विचित्र व्यवस्था इस यात्रा के दौरान ही देखी जा सकती है। उसके उस पार एक नदी बह रही है। पर्यटकों को एक विशेष प्रकार की अनुभूति प्रदान करने वाला प्रदेश। ये शायद प्रिबॉयस का बनिया रेलवे स्टेशन की मुख्य इमारत है। और आगे जाने पर वो सामने की तरफ एक बांध दिख रहा है। वह लिम नदी पर बना हुआ बांध है। बांध से अनुबंधित एक पावर स्टेशन भी है वहाँ। ड्रिंस्को लिम्स के पावर स्टेशन नाम से वह जाना जाता है। यह बांध का जलाशय है। पोर्ट पेको जजेरो नामक जलाशय। यह 20 किलोमीटर लंबा जलाशय है। उसकी गहराई 40 मीटर है। 1967 में यहाँ लिम नदी पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन का काम शुरू किया गया था। 3 टर्बाइन्स की सहायता से 54 मेगावाट बिजली के उत्पादन बांध के पावर स्टेशन में होते हैं। अभी पोर्ट पेको जलाशय इस प्रदेश के पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। मछली पकड़ना, बोट की सवारी करना, शिविर लगाना आदि अनेकों कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं। लिम इस क्षेत्र का एक प्रमुख नदी है। मोंटेनेग्रो के प्लाव झील से उद्गमित लिम नदी सर्बिया,
बोस्निया एंड हेर्जेगोविना आदि देशों से होकर भी बहती है। एक पुल वह पहाड़ के अंदर की एक सुरंग में पहुंचकर समाप्त हो रहा है। बोगी के गलियारे में भरकर लोग खड़े हैं। अभी हम प्रियपोलिये नामक एक शहर के बाहरी प्रदेश पहुंचे हैं। नीचे स्मारकों के कतारबद्ध एक शमशान नजर आ रहा है। दक्षिण पश्चिम सर्बिया का एक अन्य प्रमुख शहर है प्रियपोलिये। वह एक नगरपालिका भी है। ये सब उस शहर के बाहरी प्रदेश के नज़ारे हैं। प्रियपोलिये में कुछ खदानें कार्यरत हैं। खाद्य और खनिज प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स आदि के कुछ कारखाने भी शहर में हैं। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, किसान आदि इस प्रकार के बाहरी प्रदेशों में ही बसते हैं। ये अनेकों ऐतिहासिक स्मारकों वाला एक शहर भी है। इस कारण से पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रियपोलिये प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी में ही यह एक प्रमुख उपनिवेश बस्ती हुआ करती थी। ईसाई और इस्लाम धर्म से अनुबंधित कुछ तीर्थ स्थान यहाँ प्रियपोलिये शहर और समीपवर्ती प्रदेशों में हैं। गाड़ी प्रियपोलिये स्टेशन पहुंची है। काफी लोग गाड़ी के इंतजार में खड़े हैं। वो अपनी अपनी बोगियों में चढ़े। यहाँ स्टेशन की कोई इमारत नजर नहीं आ रही है। वह शायद दूसरी तरफ होगी। बाहर हल्की बूंदाबांदी चल रही है। लोग बड़ी पेटी और बैगों के साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मोंटेनेग्रो जाने वाले होंगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी प्रियपोलिये से चलने लगी। 827 वर्ग किलोमीटर वाली एक बड़ी नगरपालिका है प्रियपोलिये। उसके मुख्यालय वाले इस शहर का क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर है। 14,000 लोग इस शहर में रहते हैं। प्रियपोलिये टेरेचना नामक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। तब तक बूंदाबांदी थोड़ी बढ़ चुकी थी। कम जनसंख्या वाले शहर होने के कारण ही शायद यहाँ रेलवे स्टेशनों में अधिक भीड़ नहीं होती है। बूंदाबांदी में शहर थोड़ा उदासी में डूबा हुआ सा लग रहा है। ट्रेन फिर से चलने लगी। 1234 में मिलेशेवा नामक एक सन्यासी मठ की स्थापना के साथ ही इस शहर के इतिहास का आरंभ होता है। सदियों से सर्बिया और मोंटेनेग्रो के बीच के संघर्ष के बीच फंसा हुआ शहर था प्रियपोलिये। रेलवे यार्ड में लकड़ियों को गट्ठों में जमा कर रखी हैं। प्रियपोलिये के नजदीकी जंगलों से काटे जाने वाली लकड़ियों को यहाँ से ट्रेन में चढ़ाकर अन्य शहरों में ले जाते हैं। यहाँ भी प्लाईवुड का एक छोटा कारखाना नजर आ रहा है। इस प्रदेश में इस प्रकार के अनेकों गांव नजर आते हैं। मकानों के रूप तो देखिए जरा। यूरोप की इमारत निर्माण शैली है तो भी उसकी जितनी कुलीनता और अलंकार इनमें नहीं है। साधारण जनता के आवास स्थल हैं ये गांव। पहाड़ी ढलानों पर बड़े पेड़ उगे हुए हैं। अभी ब्रोडरेवो नामक एक जगह पीछे छूट रहा है। ब्रोडरेवो प्रियपोलिये नगरपालिका में स्थित गांव है। ब्रोडरेवो के पीछे छूटने के साथ ही यात्रा फिर से खुरदुरे पहाड़ी प्रदेशों से हो गई है। पहाड़ों की काली श्रृंखलाएं। अब मोंटेनेग्रो पहुंचने तक वो दिख रहे पहाड़ों के नज़ारे ही आंखों के सामने होंगे। पहाड़ी ढलान पर एक सन्यासी मठ नजर आ रहा है। वह डेविडोविका मोनास्ट्री है। 13वीं शताब्दी में स्थापित सन्यासी मठ। सर्बिया के इस भाग पर 13वीं शताब्दी में अनेकों सन्यासी मठ स्थापित थे। उनमें से एक प्रमुख मठ डेविडोविका मोनास्ट्री है। 6ठी शताब्दी में बैसेंटाइनों के एक गिरजाघर के अवशेष पर डेविड नामक एक सन्यासी ने उस मठ का निर्माण किया था। ओटोमन शासनकाल के दौरान वह पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। 4 शताब्दियों तक त्यागी गई अवस्था में पड़े रहे डेविडोविका मोनास्ट्री का पुनर्निर्माण 1997 में हुआ था। इस क्षेत्र में दिख रहे सारे गिरजाघर और सन्यासी मठ के इतिहास इस प्रकार की घटनाओं से भरी हुई होगी। अभी ट्रेन वर्बिनिका नामक प्रदेश पहुंची है।
केवल 160 लोगों का आवास स्थल है वर्बिनिका। वहां ट्रेन रुकी। सीमावर्ती गांव है। यहाँ एक चेक पॉइंट है। यहाँ पहाड़ की ढलान पर एक सन्यासी मठ दिख रहा है। अनेकों इमारतों के समुच्चय के साथ का एक बड़ा सन्यासी मठ। यह वर्बिनिका का पुलिस स्टेशन है। हमारे पासपोर्ट वहां ले गए। उनकी जांच करने के लिए शायद काफी वक्त लग सकते हैं। यात्रियों में से कुछ लोग बाहर निकलकर खड़े हो गए। मैं भी बाहर निकला। पता नहीं कि कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। 10-20 मिनट लगे तो मठ के अंदर प्रवेश करने के बारे में मैंने सोचा। यह कुमनिका मोनास्ट्री है। बहुत ही सुंदर मठ। एक सुनसान स्थल पर पहाड़ की ढलान पर वह स्थित है। उसके समीप मात्र सीमा पर के चेक पॉइंट और पुलिस स्टेशन ही हैं। 13वीं शताब्दी में स्थापित सन्यासी मठ है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दियों को कुमनिका मोनास्ट्री का सुवर्ण काल माना गया है। उस समय यहाँ 100 से अधिक सन्यासी हुआ करते थे। 18वीं शताब्दी में ओटोमन तुर्कियों ने मोनास्ट्री को ध्वस्त कर दिए। त्यागी गई अवस्था में यह मठ काफी समय तक जंगल से ढके रहे। 20वीं शताब्दी में उसे इस प्रकार पुनर्निर्मित किए गए थे। शायद मोनास्ट्री का सन्यासी हैं जो मठ के सामने का आंगन की सफाई कर रहे हैं। ऐसे मठों में यहाँ के सन्यासी ही सारे काम करते हैं। बीच में कुछ आगंतुक पहुंचे। वो लोग धार्मिक आस्था रखने वाले लोग होंगे। सन्यासी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ऐसे देखने में एक सन्यासी की जिंदगी एक रिसोर्ट की जिंदगी की तरह मजेदार लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसे मठों के सहवासी मन को समर्पित करके की जाने वाली बहुत कठिन प्रवृत्तियों से गुजरने वाले होते हैं। सर्बियन ऑर्थोडॉक्स सभा विश्वासियों के द्वारा बहुत अधिक आराधना की जाने वाले सेंट गैब्रियल की भौतिक अवशेष इस मठ के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके आगे नतमस्तक होने के लिए अनेकों लोग यहाँ आते भी हैं। मठ का एक भाग तोड़कर ही रेल की पटरी बिछाई गई थी। ट्रेन अभी भी अनिश्चितता के साथ खड़ी कर रखी है। ऐसे इंतजार करते हुए 2 घंटे के करीब हो गए हैं। यह सर्बिया के अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसी कारण से ही यात्रियों के पासपोर्ट आदि की इतनी सूक्ष्मता के साथ जांच हो रही है। यात्रियों के पासपोर्ट में सर्बिया से बाहर निकलने की सील लगती है। 200 के करीब यात्री हैं ट्रेन के अंदर। उतने लोगों के पासपोर्ट की जांच करनी होती है। चेक पॉइंट पर 1-2 कर्मचारी ही जांच के काम में लगे हैं। उनकी तरफ कैमरा घुमाना ठीक नहीं होने की वजह से ही मैं उसके लिए तैयार नहीं हुआ। यात्रियों में से काफ़ी लोग अंदर बैठकर सो रहे हैं। कुछ लोग भोजन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, बियर पी रहे हैं। 2 घंटे तक कुछ और करने के लिए जो नहीं है। सामने दाईं तरफ दिखने वाले भूरे रंग की पेटी चेक पॉइंट है। मैंने यह सोचकर बोगी के अंदर प्रवेश किया कि अब अधिक देरी नहीं होगी। अन्य यात्रियों में करीब सारे ही गाड़ी में बैठ चुके हैं। मठ के सामने का आंगन की सफाई करने वाले बुजुर्ग सन्यासी अभी भी वहीं हैं। ट्रेन के गलियारे में अभी अधिक लोग नहीं हैं। सन्यासी मठ के सामने उस पार लिम नदी नजर आ रही है। नदी के उस पार का तट मोंटेनेग्रो है। इस पार सर्बिया और मोंटेनेग्रो के बीच की सीमा रेखा यह नदी है। अंत में हम सब लोगों को पासपोर्ट वापस मिल गए। ट्रेन चलने लगी। अधिकारियों के पासपोर्ट के साथ आना और उन्हें लोगों को वापस करना आदि को कैमरे में उतार नहीं पाया हूँ। उनकी तरफ कैमरा घुमाने की अनुमति नहीं दी गई। सर्बिया की धरती से ट्रेन मोंटेनेग्रो की सीमा की तरफ पहुंच रही है। पृष्ठभूमि पर पर्वतीय श्रृंखलाएं। मोंटेनेग्रो इस प्रकार के पर्वतों वाली भूमि है। काला पर्वत अर्थ वाले मोंटेनेग्रो शब्द उस देश का नाम होने का कारण ये काली पर्वतीय श्रृंखलाएं ही हैं। यहाँ से अब ट्रेन मोंटेनेग्रो में प्रवेश कर रही है। इस प्रकार हमारा कार्यक्रम अब एक नए देश पर भी बन रहा है। थोड़ी धूप फैली है। मोंटेनेग्रो के भूभाग से होकर की जाने वाली यात्रा को भी अंधेरा फैलने से पहले ही कैमरे में समेट लेना होगा।
चेक पॉइंट पर 2 घंटे बर्बाद नहीं हुए होते, कुछ और खूबसूरती के साथ नज़ारों को कैमरे में कैद किए जा सकते थे। सर्बिया के बाद सर्बों के सबसे अधिक बहुलता मोंटेनिग्रो में है। 13,800 वर्ग किलोमीटर है इस देश का कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या 6.5 लाख से कम है। संकरी पर्वतीय श्रृंखलाओं के साथ का एक गांव। 1992 तक मोंटेनेग्रो युगोस्लाविया नामक 6 देशों के संगठन का एक सदस्य था। यहाँ पर ट्रेन लिम नदी को पार करके आगे बढ़ रही है। पूर्वी मोंटेनेग्रो के माडलिक पर्वत से उत्पन्न नदी। खेती का जमीन और छोटे गांव नजर आने लगे। मोंटेनेग्रो की मुख्य खेती मक्की, आलू, गेहूं आदि है। यहाँ ट्रेन एक नगरपालिका की सीमा में प्रवेश कर रही है, बिएलोपोलिए नामक नगरपालिका में। उसके भागवाला सोक्तिवान नामक गांव है। यह एक छोटा गांव। उसके पार जाते ही बिएलोपोलिए शहर की ओर की दूरी कम हो गई। अब मोंटेनेग्रो के गांव और शहर लगातार दिखेंगे। सर्बिया की सीमा पार करके पहुंचने पर सबसे पहले दिखने वाला बड़ा शहर बिएलोपोलिए है। मक्खी, ओलिव, अंगूर आदि की खेती की जाने वाली ज़मीन। मोंटेनेग्रो कोई बड़ा संपन्न देश नहीं है। सर्बिया की तुलना में यह एक अधिक दरिद्र देश है। इसके बावजूद पर्यटन के माध्यम से बहुत तेजी के साथ संपन्न बनने के प्रयत्न में लगे हैं ये लोग। देश के कुल क्षेत्रफल की केवल 35% जमीन ही खेती के योग्य है। अंगूर की खेती, वाइन के उत्पाद, जैतून की खेती, जैतून के तेल के निर्यात आदि से मोंटेनेग्रो विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। शहर में एक छोटा शमशान नजर आ रहा है। ये सब बिएलोपोलिए के ही भाग हैं। सर्बियाई मूल की जनता के एक विशाल बहुमत वाला देश है मोंटेनेग्रो। इसी कारण से ये लोग सर्बिया से बड़ी विनम्रता से पेश आते हैं। आज भी उनका वह अच्छा रिश्ता कायम है। यहाँ की जनसंख्या में 75% से अधिक लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। 18% के करीब मुसलमान हैं। वो लोग 3 विभागों में बटे हुए हैं। बिएलोपोलिए स्टेशन पर गाड़ी रुकी। सब लोग यात्रा करके थके हुए हैं। एक बंदा बियर और सिगरेट के साथ खड़ा है। मेरे कंपार्टमेंट में धूम्रपान करने वाला बंदा वही है। धूम्रपान करना मना है वाली चेतावनी पर वो कोई ध्यान ही नहीं देता है। वो वादी में स्थित शहर है बिएलोपोलिए, लिम नदी के तट पर स्थित शहर। बिएलोपोलिए स्टेशन से ट्रेन आगे की ओर चली। ट्रेन जाने की दूसरी तरफ से नदी बहती है। साहित्य और खेलकूद के क्षेत्र में अनेकों प्रतिभाशालियों को जन्म दिए शहर हैं यह। अबदो मिदेदोविच नामक कवि, बास्केटबॉल के विश्व प्रसिद्ध सितारे निकोला पेकोविच, विश्व फुटबॉल में स्वीडन के सितारे एसल कुयोविच और एमिर कुयोविच आदि इसी शहर में पैदा हुए हैं। मोंटेनेग्रो को बहुत ही सरल तरीके से रूपीकृत हुए आधुनिक कालीन देश कहा जाता है। 2006 तक ये सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो नामक देश का भाग हुआ करता था। सर्बिया से अलग होने की इच्छा पैदा होने पर यहाँ के लोगों ने जनमत संग्रह किए। उसमें 86% लोग सर्बिया के साथ के संबंध को तोड़ने के पक्ष में थे। तुरंत ही मोंटेनेग्रो संसद ने अपनी आज़ादी का ऐलान करके अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिए। उस समय यह विवाद पैदा हुआ था कि जनमत संग्रह में सबको हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। एक वायडक्ट से होकर ट्रेन जाते समय नीचे पहाड़ी ढलान से होकर एक हाईवे जाती हुई दिखाई दे रही है। उस सड़क से कहीं अधिक ऊंचाई से यह ट्रेन जा रही है। 22 वायडक्ट नामक पुल से होकर अभी ट्रेन जा रही है। एक बहुत बड़ा वायडक्ट। 2 पहाड़ों के बीच की एक बहुत ही गहरी खाई को एक पुल की सहायता से पार किए जा रहे हैं। हाईवे से होकर जाने वाली गाड़ियों को देखने से ही पता चल जाता है कि ट्रेन कितनी अधिक ऊंचाई से होकर जा रही है। बेलग्रेड बार रेलवे का 175 किलोमीटर भाग मोंटेनेग्रो से होकर है।
अभी 150 किलोमीटर और जाना बाकी है। 4 घंटे की यात्रा। अंधेरा छा रहा है। मैंने कैमरे को चालू करके ही रखा है।